मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। और गुजरात कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी आपके बीच में रूबरू होंगे। आज जिस तरह से पूरे भारत में जो संपत्ति है उसको बेचने के क्रियाकलाप चल रहे हैं और भारत को निजी हाथों में भेजा जा रहा है और उसके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर हमारे नेता आपसे रूबरू होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे की गतिविधि संचालित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे मीडिया के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से संचालित करें। साथियों, आज से 6-7 वर्ष पूर्व कुछ नारे पूरे देश में गूंजने लगे थे और मीडिया के माध्यम से आम जनता तक जाते थे, जिसमें था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज ही पेट्रोल हो गया 25 रुपए घरेलू महंगा और 75 रुपया कमर्शियल। 1000 गैस की टंकी 25 रुपया महंगी हो गई घरेलू रसोई गैस और 75 रुपया महंगी हो गई कमर्शियल जो यूज में आती है। तो बहुत ही महंगाई की मार, अब रोज बढ़ेगी महंगाई की मार। ये एक नारा नया आदरणीय मोदी जी ने देश में लेके आए। आपने देखा होगा कि देशवासियों मुझे 60 महीने चाहिए, 60 महीने 60 देश बदल दूंगा। हमें क्या पता था कि 60 महीने उन्हें देश बेचने के लिए चाहिए थे, न कि देश बनाने के लिए। फिर उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। कुछ नारे ऐसे थे। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जैसे इनको पता चला तो 60 लाख करोड़ की संपत्तियां 6 लाख करोड़ में बेचने लगे। फिर इन्होंने कहा कि 100 दिन में महंगाई घटा दूंगा। ऐसे तमाम वो बातें, वो भावनाएं जिसने देश ने आत्मसात किया और मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया। क्या स्थिति है? अभी राहुल जी ने दिल्ली में इसको लेकर विस्तार से अपनी बात कही थी, जो आप लोगों के माध्यम ने पूरे देश में इस भावना को देखा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लगभग 56 संस्थान, 56 सरकारी असेट्स, मध्य प्रदेश की सरकार भी 600 करोड़ रुपए कमाना चाहती है और बेचना चाहती। 17 साल का मुख्यमंत्री जिसने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा, उसने 2022 में 600 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेचने का लक्ष्य ले लिया, वचन ले लिया। ऐसे तमाम बातों के लिए आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गुजरात के पूर्व भरत सिंह सोलंकी जी आपसे चर्चा करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सोलंकी। हमारे साथी पूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष और जिन्होंने हमारे साथ गुजरात में 2017 के चुनाव में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे माननीय भाई जीतू भाई पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और मीडिया के मेरे आप सभी साथी मित्रों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही अहम बात लेके आया हूं। ज्यादातर मीडिया को तो हमेशा एडवांस में पता रहता है कि
देश कैसे चल रहा है, देश कैसे चलने वाला है, चलाने वाला कैसे चलाएगा। पर जो सत्ता हासिल करता है और सपने दिखाता है, बताता है कि हम देश ऐसे चलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जैसा जीतू भाई ने कहा कि मुझे 60 महीने दो, मैं ये देश बदल दूंगा, और नई नई इकोनॉमिक बातें आज के समय में जिसका असर पूरे देश के 138 करोड़ लोगों पर असर होता है, सीधा असर होता है। और साथ में ये भी चैलेंज दी कि अगर मैं नहीं कर पाया, नहीं रोक पाया और ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे चौराहे पे सूली पर चढ़ा देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें न पहले हमने कभी सुनी, न किसी ने ऐसी कही। पर आज हम देख रहे हैं 2021 में पूरे विश्व में जो हालात हमारे देश के हुए हैं, कठिन समस्याएं, चैलेंजेस तो हिंदुस्तान के सामने बहुत बार आई। आजादी के बाद हमने 2008 में भी देखा था कि पूरे विश्व में एक बहुत मुश्किल का सबको इकोनॉमिक सामना करना पड़ रहा था, क्राइसिस आई थी। तब भी हमारी नेता यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और हमारे अर्थशास्त्री विद्वान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस जमाने में 2008 में भी इस देश को आर्थिक संकट से बचाया था। पूरे विश्व की काफी बैंकें, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, यूएसए हो, वो खत्म हो गई। उसके बावजूद ये देश के लोगों का समर्थन लेके, व्यापारियों का समर्थन लेके, किसानों का समर्थन लेके हमारी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था, वो हमारी सभी बैंकें सलामत रही, हमारी अर्थव्यवस्था को हम बचा पाए। उस समय से जाते जाते कांग्रेस पर बड़े झूठे इल्जाम लगाकर, करप्शन और बहुत सारी बातों को लगाकर लोगों को भड़काया गया एक के बाद एक। जैसा कहा जाता है कि वो बकरी के बच्चे को कुत्ता बता बता के देश की जो जनता है उसको गुमराह किया गया, सत्ता हासिल की, सत्ता मिली, सब चाहते थे अच्छा काम करे, अच्छे दिन आए, देश आगे बढ़े, क्या ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, ऐसी बात वो कर रहे थे। पर हमने ये समय में देखा क्या कि धीरे 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 शुरू करके डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी से लेके, पहले विरोध करते थे, वो फिर खुद ले आए और ये कहा कि ये करने से ये देश में आतंकवाद को रोकेंगे, काले धन को रोकेंगे, इस देश को अच्छा करेंगे, एक सुदृढ़ और पारदर्शक एक वहीवट देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे और देश को आगे ले जाएंगे, इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। ऐसी बातें ये लोग करते आए। अब किया, उसके बाद आपने क्या देखा? ज्यादातर तो पहले तो हमेशा कांग्रेस को गालियां दी कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। अब लोगों को पता चलता है और आपके माध्यम से पता चलता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकाल में जो हुआ था उसका प्रतिबिंब ये लोग निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। और इसलिए उनके हालात इतने बिगड़ गए, इतने खराब हो गए कि अच्छे अच्छे लोग जो काम करते थे, जो अर्थशास्त्री थे, आपने सबने सुना रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम रघुराम राजन, आपने उनके बाद बनाया उर्जित पटेल जी को,
रिजर्व बैंक का गवर्नर। अब सोचिए कि जो उनको ले आए वो लोग भी उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली का, कार्य व्यवस्था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब, इतना भ्रष्ट, इतना नेगेटिव था। अब आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 12 फरवरी 2020 को हमारे नेता राहुल जी ने देश को चेतावनी दी थी, प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि इस देश में सुनामी आएगी, बड़ा संकट आएगा। और ये संकट के बारे में जब वो कह रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि सब लोग और मीडिया में भी ये लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। पर हमने देखा कि कोरोना की बात आई और कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी इतनी गिरने लगी। उन्होंने एनालिसिस इकोनॉमी का बदल दिया। जीडीपी बढ़ रहा है बातें करने लगे। पर बढ़ क्या रहा था? जीडीपी का मतलब तो गैस, डीजल और पेट्रोल, उसके प्राइस बढ़ रहे थे। और उसी तरह जैसा राहुल जी ने कहा कि अर्थतंत्र खत्म हो रहा, सब बेचने लगे। शुरुआत तो हुई थी उनके जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में क्या हुआ था मैं बता रहा हूं अभी आपको धीरे से। पर मुख्य बात यह है कि मोनेटाइजेशन की जो बात है कि ये नया नामांकन करके ले आए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, बेचना नहीं, पर दुनिया को उल्टा चश्मा पहनाने के लिए मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। और क्या किया कि प्लानिंग कमीशन को बदल दिया, नीति आयोग कर दिया। अब ये नीति आयोग है या अनीति आयोग है? मेरा मतलब है नीति आयोग तो ठीक है, लेकिन अनीति आयोग बनता है अदानी अंबानी नीति आयोग, तो उनके तरफ से ये काम ये चल रहा है। तो उन्होंने क्या तय किया कि अभी आर्थिक संकट में आ गया देश, ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो संकट से बाहर आने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से लाना है? तो कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन से लाएंगे। और ये नई व्यवस्था, आप सब तो जानते हैं देश के इतिहास को। जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बन के देश का कार्यभार संभाला, शायद उस जमाने में 2000 करोड़ से ज्यादा वो कभी अंग्रेज हमको दे के नहीं गए। उसके बाद वो जमाने में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको हम दूसरे देश, हमारे इकोनॉमिक इंटरनेशनल फंडिंग वाले लोगों से हम लोन लेके अपने देश की व्यवस्था को बदलते थे, हमारा डेवलपमेंट करते थे, हमारे डैम, हमारे ब्रिजेस, हमारे हॉस्पिटल, हमारी इंडस्ट्री, उसको बढ़ाते थे। और हम सब जानते हैं कि उस जमाने में वो काम जो शुरू हुआ और तेजी से आगे बढ़ा और देश की जनता ने जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का समर्थन किया, सबने मिलकर देश को बढ़ाया। और जिस देश में कुछ नहीं बनता था वहां हम बहुत कुछ बना सके। मेरा कहना ये काम है कि कांग्रेस ने इस देश में छोटे छोटे गांव में स्कूल बनाया, पंचायत घर बनाया, पानी की टंकी बनाई, रोड रास्ता बनाया, सब बनाया। और वो बना के वो गांव की जनता को समर्पित करके वो गांव की जनता को मालिक बनाया। ऐसे पूरे देश को कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, नरसिंह राव जी ने और बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश को मजबूत किया और काफी मिलकतें बना के इस देश की जनता को दी, जनता को मालिक बनाया। अब जैसे ही ये सत्ता में आए ये लोग, इन्होंने क्या काम किया? कहते तो ये है कि कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया। तो अभी जो ये कर रहे हैं मोनेटाइजेशन, उसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब जो भी बचा है 60 लाख करोड़ की मिलकतें, हमारी उतनी प्रॉपर्टीज, एस्टेट जो भी है, उसको सिर्फ 6 लाख करोड़ में, मुझे समझ में नहीं आता है
कि इतने छोटे अमाउंट में वो क्या करना चाहते, और वो 4 साल के लिए, वो आप सब तो मेरी ये बातों को जानते ही है। मैं आपसे पूछना और जानना ये चाहता हूं कि ये आप 4 साल में कैसे इसको रिटर्न करेंगे। और मसला तो ये है कि आज 2021 हो गई, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी बात लेके ही राजनीति करती है, चाहे ध्रुवीकरण की बात करती हो, चाहे भारत पाकिस्तान की बात करती हो, चाहे राम मंदिर की बात करती हो, चाहे कोई भी मसला हो, वो अपने चुनाव जीतने के लिए ही ये सब बातें करते हैं। तो ये बात मोनेटाइजेशन की, देश की जनता को बचाने के, उसकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए नहीं है। अगर ये चाहते भाई बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी या उनकी टीम या उनकी कैबिनेट, तो वो ये सोचते कि इस देश की जनता को कोरोना में कितना सफर करना पड़ा, उसके लिए दवाइयां, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए क्या करना, उसकी चिंता के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। पर उनको क्या समय है कि इस देश की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी रियल एस्टेट है, जो कि कांग्रेस के समय में बनी है, उसको कैसे बेच के, गिरवी रख के, दे के, लोन पर, लीज पर करके, और वो पैसा आए। अब वो पैसे का क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग, उनके जो चहीते हैं, उनके पास जाएगा, वो प्रोसेस में लगाएंगे, फिर अर्निंग करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे। तो पहले का क्या अनुभव हुआ? काफी पैसा हमारे इन्हीं बड़े बड़े लोगों को दिया गया, लोन दिए गए, बहुत कुछ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? एनपीए हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? तो बैड डेब्ट में चले गए, और बैड डेब्ट में जाने के बाद क्या किया ये भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री ने? इनको राइट ऑफ कर दिया। पहली बार ऐसा अनुभव इस देश को हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बैंकों के चेयरमैन को इकट्ठा करके बुला के किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो मीटिंग बुलाए और उसको हेल्प सपोर्ट करने की बात करे। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने ट्रांसपेरेंसी से सबके लिए डेवलपमेंट कैसे हो वो काम किया था। हमारे गुजरात में एक कहावत है, बड़ी सिंपल सी कहावत है, वो गुजराती में कहूं फिर बताऊं कि जेनो राजा व्यापारी यानी प्रजा भिखारी। जिसका राजा व्यापार करने लगे तो उसकी जनता को भीख मांगनी पड़ती है। वो हालात आज इस देश के हो गए हैं, क्योंकि ये देश का प्रधानमंत्री अब खुद व्यापारी हो गया। अब मान लीजिए कि 6 लाख करोड़ की बात 7 लाख करोड़ की हमारी रियल एस्टेट के बारे में है। बहुत सारी बात कहते हैं कागज पर हमारा रहेगा, वो तो खाली व्यवस्था को संभालेंगे, पर इसमें 2 तरफ की भ्रष्टाचार है। 2 तरफ का क्या? तो पहले तो अंडर वैल्यू करते हैं, ये वैल्यूएशन कौन करेगा, इसकी क्या कीमत है, क्या पैसे लगेंगे, क्या लागत आई होगी, कैसा होगा, तो वो तय वो करते हैं। और उसके बाद ये गिने चुने हमारे जो मूढ़ीपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको ये देते हैं। उनको देने के बाद कितना वो ले जाते हैं, और उसके पास जो अंडरहैंड जो पैसा मिलता है वो कौन ले जाती है? वो बीजेपी ले जाती है, बीजेपी के नेता ले जाते हैं, उनकी पार्टी फंड के लिए ले जाते हैं, पूरा पैसा साइफन हो जाता है। अब ये बनी किसके हालात से? ये भारत के सिविलियन से बनी, हमारे नागरिकों ने जो टैक्स पे किया, पहले तो उसी से ये बनी। अब उसको फिर रीलोन करे, रिलीज करे, तो जनता को वो प्रोसेस में फिर से टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस के लिए पैसा देना पड़ेगा, हमेशा पैसा खर्चते रहो। तो आम आदमी, सिविलियन जो अपनी कुछ सगवड़े चाहे रेलवे से, चाहे एयर से, या और किसी रास्तों में किसी तरह जाए, एक बड़ा लंबा लिस्ट है जो वो क्या करने वाले हैं। 6 करोड़ वो तो आपके पास है, इसलिए जैसे शुरू करे तो सड़क, रेल, बिजली, ट्रांसमिशन,
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, खाद्यकरण, माइनिंग, एयरपोर्ट, बंदर, स्टेडियम, इसके बारे में मैं कोई फिगर, वो तो आपको नोट से भी मिल जाएंगे। बात हमारी वैचारिक बात, इस देश की जनता को ये बात जाननी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। क्या अंग्रेज के समय में जब ब्रिटिशर रूल करते थे तब हालात थे, और आज 2021 या 2022 में क्या हमारे हालात बदल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, या वो उस अंग्रेज के जमाने से भी बदतर हो रहे हैं? उस जमाने में शायद कोई टैक्स दिया जाए तो उसके सामने हमें कोई फैसिलिटी या कोई और सुविधाएं मिलती थी कि नहीं, ये बात को हमको सबको देखना है। ये सब कंपनियों से कम 10 लाख नौकरियां चली जाएगी। पहले तो बड़ी बात करते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगारी देंगे, अब 2 करोड़ लोगों को देने की बात तो दूर रही, अब तो नौकरियां जाने लगी है। अब ये कहते थे कि आपको सोचिए कि जब आजाद हुआ देश तो पूरी दुनिया का जीडीपी में हिंदुस्तान का जीडीपी खाली 3% था। कांग्रेस ने उसको धीमे धीमे करके बढ़ाया, और पूरा सरकार का फोकस क्या होना चाहिए था, तो कि देश की जनता, सिविलियंस, नागरिक, टैक्स पेयर्स, वो क्या देते हैं, उसकी सुविधा, उसकी गरीबी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी नॉर्मल जरूरतें, उसका हेल्थ, उसके रेसिडेंस, उसकी बाकी की पढ़ाई, उन सब चीजों पर फोकस होना चाहिए। अब ये सरकार इन बातों पर कोई फोकस नहीं। ऑनलाइन बच्चे पढ़े, क्या पढ़े, तीसरी चौथी चौपड़ी में क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को आप मिले, सोचे तो क्या कैसे जी रहे हैं। कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़कियां, तो उनके लिए कोई समय विचार इनके दिमाग में बिल्कुल है नहीं। 15 अगस्त को वो बड़ी ऐसी दिखा के क्या भाषण करते हैं प्रधानमंत्री, क्या उनका भाषण, क्या उनका स्टाइल, जैसे क्या परोस रहे हैं कि थाली में 36 भोजन तो ऐसे ही आ जाए। पर 3 बार 15 अगस्त को वो कहते थे कि इस देश में 100 लाख करोड़ का पूंजीकरण, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। अगर 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, पूंजीकरण अगर देश में होता है तो हिंदुस्तान विश्व की 1 नंबर की, फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी हो सकती है। हमने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, हमने देखा है नरसिंह राव जी के टाइम में, हमने देखा है राजीव जी के टाइम में, और वो टाइम में हमने देखा है देश के अर्थतंत्र को, देश के नाम को आगे बढ़ते, उसके गौरव के, उसके सम्मान के। अब तो सब दुनिया में बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जैसा झूठा प्रधानमंत्री विश्व के कोई देश में नहीं हो सकता। ऐसे हालात को हो गए। तो इसको देखते हम, और ये क्या कर रहे हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस, जो लॉस हुआ है उसको नेशनलाइज कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट क्या जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में, लॉस कहां जाएगा तो नेशनलाइजेशन में। तो ये कैसी गवर्नमेंट है? हमारे बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये तो गवर्नमेंट किसकी है? तो गवर्नमेंट सिर्फ पूंजीपतियों की, मूढ़ीपतियों की है। तो इसके बारे में हमें देखना है कि ये क्या कर पाएंगे। जो 100 लाख करोड़ में से अगर 6 लाख करोड़ का ये कर सके तो 94 लाख करोड़ के बारे में क्या बात करते हैं? 3 साल से वही बात वो करते आ रहे हैं, वो कर नहीं पाएंगे। उसी तरह इनकी वजह से हमारे फार्मर्स वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट को सब देना चाहते हैं और कॉर्पोरेट में खेती को ले जाएंगे। और किसानों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ जैसे ब्रूटल हिटलर की तरह ऑटोक्रेटिक तरीके से काम लिया गया। और इसलिए हमारा ये कहना है कि राहुल जी ने जिस तरह से वो प्रेस की चिदंबरम जी के साथ, हम पूरे देश में इस बात को हमारे सिविलियंस, टैक्स पेयर, हमारे जो नागरिक है उसके पास ले जाना चाहते हैं कि ये देश में, आजादी के देश में, गांधी सरदार नेहरू के देश में ये कैसी सरकारें चल रही, इसका आज असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले कल में इतना बुरा असर पड़ने वाला है कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। आप समझते हैं
कि ऐसा जो परिस्थिति हमारे यहाँ हुई है, तो उस परिस्थितियों में देखना है कि 2018-19 में वो कैग का रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा गया कि 36,079 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उसको बेचा जा रहा है, और जो कंपनियां जो कांग्रेस के टाइम में भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पर किसको बेचा, कैसी कंपनी बेची? तो जो लॉस मेकिंग थी, जिससे देश पर कर्जा पड़ता था, टैक्स पेयर पर कर्जा पड़ता था वो चलाने में, और उसको ठीक करके, ये तो जो कंपनी राफेल बना नहीं सकती, एयरप्लेन बना नहीं सकती, फाइटर प्लेन के बारे में सोच नहीं सकती, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बड़ा, उसका प्राइस में भी वो देने वाले लोग, तो ये देश को कैसे चलाते हैं ये हमें अच्छी तरह से सोचना है। और आपने इतिहास को देखा है अच्छी तरह से कि पहले के जमाने में आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, राजीव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, पीवी नरसिंह राव जी, देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, ये लास्ट वाला जो प्रधानमंत्री आया, बाकी के लोगों ने इस देश में बहुत सारी सरकारी कंपनियां बनाई, मतलब जनता को मालिक बनाया उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, बट पीपल बिकेम द ओनर ऑफ द कंट्री, ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द एसेट्स। और इन्होंने क्या कहा कि आप ओनर नहीं है, वो तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू whom? तो ये नीति आयोग, मतलब अदानी, अंबानी एंड कंपनी, उनके पास पूरी प्रॉपर्टियां, ये सब चला जाएगा। तो ऐसे वक्त में हमें ये देखना है, ये मध्य प्रदेश आपका बहुत इंपॉर्टेंट देश है, राज्य है, कि जो पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखा सकता है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी ने बहुत बार प्रधानमंत्री दिए हैं, बहुत कुछ किया है, पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश का रोल बहुत बड़ा होगा। और मैं पिछली बार जहां मेरा दौरा हुआ था, यहां आपसे मिलने का चांस मिला था, तब मैंने देखा था कि हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार थी, और वो सरकार ने मैग्निफिसेंट एमपी वो बात की थी, दिग्विजय सिंह जी और उसके पहले के हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम किया था, और अभी अच्छा काम हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ बिजली जो टॉप प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी संभाल नहीं पाते हैं, और ऊपर भी उनकी सरकार है। हमारी सरकार जब यूपीए थी, और मैं भी आपकी कृपा से जब पावर मिनिस्टर था, तो किसी भी स्टेट में पावर की कमी के लिए कोयले में कोई दिक्कत ना आए, ये बारे में हम ध्यान रखते थे। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जनता की मुश्किल, व्यापारी और बाकी लोगों के बारे में ये बिल्कुल कतई सोचते नहीं हैं। अब मुझे ये आपसे प्रार्थना है और मेरी आपसे गुजारिश है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट, आजादी के लड़ने वाले, उसके बारे में तो आप जानते हैं, हम करेंगे हमारी लड़ाई, लोगों में जाएंगे और उसको लेके जाएंगे, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी का जो बहुत पावरफुल स्तंभ है, जो पिलर है, वो आप लोग हैं। तो आपको इसको आगे कैसे बातों को नीचे तक ले जाना और सच्चाई को बाहर लाना है, क्योंकि इकोनॉमिक फेलियर अल्टीमेटली लीड्स टू अ स्लेवरी ऑफ द कंट्री। वो स्लेवरी में जाएगा, तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी, ये सब कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होगा तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार रहेंगे हमारे क्षतियों के लिए। पर हम आपसे प्रार्थना, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसके बारे में आवाज को उठाए। हम एक छोटी बात आपको बताते हैं कि चाय बेची, वो पूरे देश में जाना, अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां बेच रही, तो देश की जनता को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अब ये कौन कर सकता है? तो हमारे से ज्यादा आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये करने के लिए मुझे लगता है कि आपका समर्थन हमें दे, और बहुत सारी चीजें अभी करना बाकी है, कि जहां लॉस वाली काफी कंपनियां हैं, कि जैसी कि एयर इंडिया को बेचना है, अभी बेच ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले रहे उनको? जब किसी उद्योगपति को वो फंड या तो लोन दिलाने के लिए चेयरमैन को इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसी उद्योगपतियों को बुला के बिठा के कह नहीं सकते
कि भाई आप सब मिलके एयर इंडिया को ले लो, खरीद लो, चलाओ, इस देश की सुविधा में चलाओ। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की छोटी बात करूं मैं, तो अहमदाबाद से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन पहले नॉर्मल जो सुविधा कांग्रेस के शासन में दी गई थी, तो नॉर्मल किराए पर लोग अहमदाबाद से बॉम्बे जाते थे। अभी ये प्राइवेटाइजेशन की बात, ये मोनेटाइजेशन की बात, अब क्या होगा, टोटल कमांड हो जाएगा चंद उद्योगपतियों का, चंद बिजनेसमैनों का, और प्राइस कौन तय करेगा? अब जनता, सिविलियंस, उसको तो अपनी जरूरत के हिसाब से टोल रोड्स, वो आप सब कुछ जानते हैं। तो इस देश में, दुनिया में भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि दुनिया में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां चोरी चपाटी, भ्रष्टाचार, ये बातें नहीं है। यहाँ क्या होता है कि जो पैसा आता है वो साइफन होके या तो उद्योगपति के पास चला जाता है, या तो ये भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नीचे से चंदा वो करती जाती है। आप देखते हैं कि पूरे देश में इकोनॉमी बड़ी मुश्किल में है, तो बीजेपी के अपनी ऑफिस देखते हैं, करोड़ों 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 रुपए की ऑफिस, तो कौन से अपने घर के पैसों से वो ऑफिस बना रहे हैं? तो ये यही उनका जहां भी सत्ता है, उनकी जहां व्यवस्था है, वो व्यवस्था में से वो बनी साइफन करके 30 से 40% पैसा जो सरकार के, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था से वो ले जाते हैं। हमने ये देखा है कि पेटीएम मुनाफे में, और एसबीआई तो कमजोर हो रहा है, बीएसएनएल डूब रहा है, और रिलायंस डिफेंस मुनाफे में। तो ये क्या सरकार, किसकी सरकार, कैसी सरकार? पर जनता इतना डिटेल सिविलियन नहीं जानते हैं, उसको फाइनेंशियल डिटेलिंग पता नहीं होती। पर ये बताने की, जब अंग्रेज के सामने हम लोगों ने लड़ा, तो अंग्रेज कोई देखने में बुरे नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं हो ऐसा भी नहीं था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा था कि पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता था कि उनका जो फ्लैग था पूरे सूर्य जब तक रहता था, सन जब तक रहता था तब चलता था। तो गांधी जी, कांग्रेस, बाकी के लोगों ने, देश की जनता ने उनको क्यों भगाया, क्यों निकाला? क्योंकि वो इस देश की जनता को गुलाम बनाते थे और इस देश की जनता का शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो वो अंग्रेज गए, पर ये इससे भी बुरे अंग्रेज आए हैं। उसको निकालने में अकेली पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से काम नहीं चलेगा। आपको हमारे जो मीडिया के लोग हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको भी ये हमारे देश के हित में, आने वाले बच्चों के भविष्य के हित में जो ऐसा करेगा, तो हमारे देश का युवा क्या कह पाएगा कि उसके पास क्या बचा है? जो सब कुछ बिक जाएगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये जो ये अस्त्यामत है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी मालिक है। लाल किला हम बच्चे थे, देखने जाते थे, तो ये फील होता था कि ये सरकारी है। अब तो उसको भी लीज किया गया, सबको लीज करते गए। फिर वो शायद ऐसा भी करना चाहे कि इस जनता को भी लीज कर दे और जनता को भी लीज पर काम करना पड़े, 2 वक्त की रोटी, सोने की जगह मिले, और बहुत बहुत तो इतना मिले। ये हमारी बात आपसे रखनी थी। आपको ये बातें बनाने का मौका मिला और आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, पूरी बात का जो सार है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा व्यापारी देश बेच देंगे, तब पता चला देशवासियों को एक महत्वपूर्ण बात, चाय बेचने की बात तो देश को पता चल गई, पर देश बेचने लगे ये बात भी देश को पता चलना चाहिए, और ये आप लोगों के माध्यम से देश जाए, क्योंकि चाय बेचना भी आप लोगों के माध्यम से ही देश में जाना था। ये भरत भाई ने आप सबसे निवेदन किया है। उन्होंने कहा 170 कंपनियां, बड़ी और छोटी, सारे अटल बिहारी वाजपेयी समेत पूरे देश के प्रधानमंत्रियों ने बनाई, और नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे निकले जिन्होंने 23 कंपनियां सार्वजनिक सेक्टर की बेच दी, एक कंपनी भी नहीं बनाई। ये देश की विडंबना है कि एक चाय बेचने वाले ने देश को पूरे को बेच दिया। ये भावना उन्होंने आप सबसे व्यक्त की। एक एक करके अपने अपने प्रश्न लेंगे तो आराम से सबके प्रश्न आएंगे, एक एक करके। जी
आराम से। चालू है, चालू है। मुकेश आएगा, मुकेश आएगा। हेलो, बोलेगी साथ में रहेगा, माइक के लिए काम। How people are affected and there is an economic slowdown. We also know that the present regime is planning to give away a portion or maybe a large portion of the country's assets. And my question is, you are seeing what the circumstances are. As a political party, if you come back to power in 2024, how will you rectify the situation? Do you have a plan? Very, very important question. I am not an economist and expert, but a common man. But what my feel or what my party thinks and how my party has developed this country. See, whatever money required basically for the growth or development of either business or industry or what, they will look. But at the same time, the human factor which gives employment, gives basic requirement of the people of India, the civilians, that also we will take care. And the way Jawaharlal Nehru started and later on Narsee Rao changed the scenario, the participation of people, he started, and gradually Rajiv ji also made different things, and a modern India 21st century. So we will, with the strength of the people, we will not exploit the labor, the hard work, the intelligence, the intellectual property of Indian people. We will take them into support and will build the country again. जी संदीप भैया, आप किसी को और सवाल करना है? हाँ, काफी समय से जो कंपनियां घाटे में चल रही है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेशन करेगी, वो ध्यान पर लाएगी, ये बात आपकी अच्छी है। जी फिर से सवाल क्लियर करो। हाँ, तो पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ है वो 20 से ऊपर बताई जा रही है। 20 देखिए, मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स करने वाली, झूठ बोलनी, बार बार बोलना, ये है। इसको पूरा स्टडी करके हमारे इकोनॉमिक्स, हमारे जो एक्सपर्ट हैं चिदम्बरम जी से लेके, इसको बार बार खुला करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने पूरी मेथोडोलॉजी बदल दी है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नामांकन बदलते जाते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग कर दिया, तो वास्तविक जीडीपी तो बहुत डाउन जाता है। और वो कॉमन मैन भी देख रहा है इस देश का, कि हम देख रहे न रोजगारी है, न व्यापार है, न कोई धंधा है, न कोई प्रोडक्शन है, और हमारा जो बिगेस्ट पावर है एग्रीकल्चर, वो भी धीरे 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 इतना डाउन हो रहा है। इंडस्ट्री तो चलती है लिमिटेड लोगों की, और वो भी मैनिपुलेटिव, उसमें प्रोडक्शन के हिसाब से प्रॉफिट या वो डेवलपमेंट नहीं है। दैट इज द जगलरी ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द शेयर्स एंड वो चल रहा है। ये जो कोयले का संकट खड़ा हुआ है पूरे देश भर में, कई राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है, आपके काम को ऊर्जा मंत्री है। तो जब आपने कहा तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कि जब यूपीए सरकार थी, हमारी सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सुशील कुमार शिंदे हमारे पावर मिनिस्टर थे, और कोयले के मंत्री के साथ मिलके हमारे लोग ये बात को चर्चा डायलॉग करके, जो जरूरतमंद इंडस्ट्री थी उसके साथ बैठकर उसके लिए कितना मिल सकता है और प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करते थे, और उसी वजह से डिमांड और सप्लाई को हम मैच करने की कोशिश करते थे। जी हाँ, देखिए, अगर उन्होंने कर लिया
तो लीजिंग वाली कंपनी तो वापस लेनी है। 2000 अभी 21 हुआ, 24 में हमारी सरकार आएगी, मतलब उनका लीज खत्म, वो तो तय है, पहले समझ लो। तो मतलब 24 में ही हम तय कर लेंगे, उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। पर 24 के बाद लीजिंग तो खत्म हो ही जाएगी। पर आपने जो कहा कि जो गलत निर्णय है जितने भी, उसको रिवर्स करके मेन अल्टीमेट रिजल्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड सिविलियन एंड टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री कैसे लिया जाए, इस पर फोकस करेंगे। सोलंकी जी, मेरा एक सवाल है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में देखिए तो छोटे छोटे मुद्दों पे फर्क तो होगा, कांग्रेस कब उठेगी सड़कों पे, ये कौन सी नहीं आता। आपकी बात सच्ची है, आपका सुझाव भी अच्छा है। अभी कोरोना और उसकी वजह से थोड़ा और शिथिलता भी पार्टी में थोड़ी आई हुई दिखती है, लेकिन जिस तरह से हमारी लीडरशिप और खास करके सोनिया जी के मार्गदर्शन में राहुल जी, प्रियंका जी और बाकी के हमारे ये नौजवान लोग जैसे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, अब आप देखिए आने वाले समय में पूरी ताकत से ये निकलेंगे और जोर से करेंगे और उसका पहला रिजल्ट आपको 2022 में गुजरात में मिलेगा, ये बात मैं कहता हूँ आपको। अब आप जो कह रहे हैं, पहले तो बड़ी चिंता का विषय है कि रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अब जैसा भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्या प्रोग्राम कैसे करना है, एजुकेशनल, और उसके सामने लड़ाई कैसे लड़नी है, मतलब गली नुक्कड़ बाहर कैसे आना है, तो वो आने के लिए हमारी पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज बन के इस बारे में पूरा डिटेल शेड्यूलिंग करके प्रोग्राम बना के निकलने वाली है, ये तय है। हाँ, और कोई है जी? सर, ये मध्य प्रदेश की बात है, आपने कहा कि देश की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश की। अगर दिल्ली को लेकर, दिल्ली में फिलहाल अगर पार्टी वहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा कुछ दिनों पहले आंदोलन मध्य प्रदेश के अलावा देश में क्या काम कर रही है, कई मुलाकातें यहाँ पर होती है लगातार राहुल जी के नेताओं से। अगर वहाँ देश की बात करें तो वहाँ पार्टी वहाँ क्या कर रही है? देखिए, आप डेमोक्रेसी के लिए चिंतित है, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि जब कुछ गलत हो रहा है या तो जनता के हित के विरुद्ध हो रहा है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में है उसका काम करना है कि जनता की बात को आवाज दे, ऑर्गेनाइज करके निकले। कभी चुनाव के रिजल्ट की वजह से कार्यकर्ता कभी निराश होता है, डिप्रेस होता है, वो फील करता है कि क्या करेंगे। अब उसके साथ साथ ये कोरोना का जो माहौल, जो दौर गुजरा, इससे भी रेगुलेटरी और बाकी सब लोग थोड़े बाहर, पर अब समय हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि तीसरा दौर न आए, और उसके साथ सब मिल के पूरे देश में, और बहुत सारी चीजें आप ये भी लिख रखना, सबको मैं बताता हूं कि ईवीएम में भी घोटाले बहुत है, ऐसी बातें को भी हमको अब लोगों के सामने लाने के लिए वो आवाज भी उठानी पड़ेगी। सर, अगर दिल्ली में यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, यहाँ पर दिल्ली में क्या? दिल्ली में भी करेंगे, सब जगह करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस 1885 से ये देश के अच्छा करने के लिए आंदोलन, विचारधारा को लड़ रही है। कहीं ताकत, कहीं कमजोरी ये दिखती है, पर जिस तरह से हमारा नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और बाकी के हमारे सब लोग, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, वो निकलेंगे मोटिवेट करके, बहुत जल्दी से आप देखेंगे, ये फर्क महसूस करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।